नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 10:15 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ अहम स्तर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के बताना अनिवार्य होगा। 375 अंकों की बढ़त 74,215 का स्तर है सेंसेक्स का। 100 अंकों की बढ़त निफ्टी स्पॉट में 22,504 का स्तर है निफ्टी स्पॉट में। 310 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में 48,370 का स्तर है बैंक निफ्टी में। रुपए डॉलर में जो मजबूती हमने पिछले हफ्ते देखी थी वो आज भी बरकरार है। रुपए में मजबूती है डॉलर के सामने। 86.87 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले और 0.13 पैसे की मजबूती है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते खबरें जो हमने सुनी और लगातार नीचे की तरफ के दायरे देखे वो महफूज है नीचे की तरफ के दायरे, लेकिन एक मामूली सी बढ़त आज सुबह देख रहे हैं कच्चे तेलों में। ब्रेंट में 71.10 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स में करीबन $67.68 प्रति बैरल। मामूली सी बढ़त आज देख रहे हैं, लेकिन नीचे के स्तर बरकरार है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले रुपए और कच्चे तेल में हमारा नजरिया देते हैं तो रुपए में शायद थोड़ी बहुत और मजबूती देख सकते हैं। 86.75 86.70 के स्तर और नीचे की तरफ डॉलर आ सकता है रुपए के मुकाबले, यानी कि रुपए में मजबूती दे सकते हैं। कच्चे तेल में जो खबरें पिछले हफ्ते आई, ओपेक प्लस देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने की जो बातें की गई हैं और मांग में जो कमी हम देख रहे हैं, उसके कारण कुछ रिपोर्ट्स और कुछ खबरें ऐसे आई हैं पिछले हफ्ते कि शायद आने वाले दिनों में ब्रेंट $70 प्रति बैरल के नीचे आ जाएगा और $65 प्रति बैरल के नीचे नाइमेक्स आ सकता है। इस परिस्थिति में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे हम इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं दोस्तों, उन सब देशों के लिए बहुत ही अनिवार्य परिस्थिति होगी। मिसाल के तौर पर हमारा भारत देश है, चाइना है, जो कि बड़े तौर पर कच्चे तेल इंपोर्ट करते हैं। दो हमारे यहाँ पर अगर रुपया और मजबूत होता है तो दो तरफा फायदा होगा, क्योंकि रुपए में मजबूती एक अच्छी बात और गिरते हुए कच्चे तेल के दाम ये और दूसरी सकारात्मक बात। तो ये परिस्थितियां हैं जहां तक रुपए डॉलर और कच्चे तेल के सवाल है। अब आता है बाजार के ऊपर। तो दोस्तों, निरंतर गिरावट के बाद हमने कुछ हफ्तों से ये प्रयास किया है कि हम थोड़ा बहुत संभले यहाँ पर इस स्तर के आसपास, और हमने ये भी देखा है दोस्तों कि 22,000 का स्तर जो हमने इस महीने में देखा था, वहां से हमने धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उभरने का प्रयास किया है। ऊपर की तरफ उभरते हुए हमने ये भी देखा है कि निचला स्तर जो बनाया है तो वो हम तोड़े नहीं, 22,000 के नीचे नहीं जाए। और हमने हमारे पहले बाजार के ब्यूरो के ऊपर जब आप देखेंगे तो हमने बात करी थी दो स्तरों के निचले की तरफ, एक था 22,000 और दूसरा था 21,800। तो 22,000 का स्तर नहीं तोड़ा और हमने 22,500 22,550 के आने पास जाने की प्रयास किया। आज सुबह भी हम 22,500 के आसपास गए हैं और प्रयास है कि हम इस स्तर के आसपास बने रहें। इस स्तर को बनाए रखने में अनिवार्य होगा कुछ सकारात्मक संकेत के लिए। अब वो संकेत क्या है? इस हफ्ते काफी कुछ संकेत है दोस्तों, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत आने वाले हैं इस हफ्ते, और स्थानीय रूप में जो महंगाई दर के आंकड़े आएंगे इस हफ्ते। हमने ब्याज दरों की निर्णायक टिप्पणी सुननी होगी यूएस फेड की तरफ से, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से और उसके पश्चात बैंक ऑफ जापान की तरफ से। चाइना की तरफ से भी कुछ अहम डेटा आएंगे और बाकी अन्य देशों की तरफ से भी कुछ अहम आंकड़े आएंगे अर्थव्यवस्था को लेकर के। कच्चे तेल में गिरावट जैसे हमने बताया, ओपेक प्लस जो देश है उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की बात की है और मांग में अब धीरे धीरे करके कमी आ रही है। ये परिस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। कच्चे तेल के दाम नीचे आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इसका सहारा मिलेगा। और हम ये भी मानते हैं कि जिस प्रकार से अहम स्तर कच्चे तेल ने निचले स्तर के जो तोड़े हैं, उसके कारण नीचे के तरफ के दायरे और बढ़ने की संभावना है जहां तक कच्चे तेल के दाम की बात है। स्थानीय मार्केट में दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स महंगाई दर के आंकड़े आएंगे इस हफ्ते और उसकी प्रतिक्रिया शायद आपको बता दें। प्रतिक्रिया जो घोषणाएं एफओएमसी की तरफ से, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ये क्या निर्णय लेता है। और हमने देखा है बैंक ऑफ जापान में एक काफी लंबे समय तक, काफी सालों तक नकारात्मक ब्याज दरें थी, यानी कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। वहां पर अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। तो बैंक ऑफ जापान का निर्णय अनिवार्य होगा सुनना।
और उतना ही अनिवार्य होगा यूएस फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड की टिप्पणियां। अब आते हैं स्थानीय मार्केट पर क्या क्या संकेत है। तो निर्णायक तरीके से दोस्तों हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 से जो बिकवाली हुई वो निरंतर पिछले हफ्ते तक हमने देखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी बात हमने ये देखी है कि आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है। पहले जिस प्रकार के ऊपर के तरफ के आंकड़े आते थे वो अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं, और उसके कारण जिस प्रकार से स्थानीय संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रही है तो स्थिरता आने के आसार थोड़े बहुत नजर आते हैं। लेकिन निर्णायक तरीके से कहना कि 22,000 का स्तर जो हमने बनाया है निचला, अब वो बन चुका है और अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। और ये जल्दबाजी इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने 2 अप्रैल की तारीख दी है जहां पर रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो लागू की जाएगी कुछ देशों पर। देशों के नाम की जो सूची है वहां पर मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, साउथ कोरिया है, और भारत का भी नाम कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया है। तो शायद उस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो शायद अनिश्चितता का वातावरण खड़ा कर सकती है। अगर हमें ये स्पष्टता आ जाती है कि कौन से देश के ऊपर कितनी मात्रा में कौन से उत्पादन या फिर सेवाओं पर ये टैरिफ्स लागू होगी, वो स्पष्टता जो है वो हमें 2 अप्रैल या उसके पश्चात देखने मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आए हैं, कुछ खबरें ये भी आए हैं कि भारत को इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तो जल्दबाजी से कोई निर्णय लेना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी 2 अप्रैल की तारीख की, और उसके पश्चात क्या अमेरिका के राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं जहां तक टैरिफ का सवाल है। तो ये जो ट्रंप ट्रेड टैरिफ टैंट्रम्स यानी कि 4Ts जो है दोस्तों, वो ना तो सिर्फ हमारे बाजार को थोड़ा बहुत अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विश्व भर के बाजार को और अमेरिकी बाजार को भी उतना ही अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति उभर करके आएगी। उसके साथ अप्रैल के महीने में ही करीबन 10 या 15 अप्रैल के बीच में चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के हमें देखने मिलेंगे। जो हमने दूसरी तिमाही में देखा था नतीजे वो थोड़े नकारात्मक थे, लेकिन उसकी तुलना में तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए वो थोड़े अच्छे आए। और उस तीसरे नतीजे के आंकड़ों के ऊपर निर्भर होते हुए अगर हम एक अनुमान लगाने का प्रयास करें तो चौथी तिमाही के नतीजे शायद तीसरी तिमाही से बेहतर हो सकते हैं। और उस परिस्थिति में जो कुछ क्षेत्र के आधार पर कंपनियां हैं उनके लक्ष्यांक में भी परिवर्तन हमने तीसरी तिमाही में ऊपर की तरफ होते हुए देखा। ये जो आंकड़ा है ऊपर की तरफ के लक्ष्यांक में परिवर्तन, ये चौथी तिमाही में शायद अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चौथी तिमाही के नतीजे भी बाजार को सहारा देने की पूरी संभावना हमें लग रही है। हमने ये भी देखा है दोस्तों कि जो इस प्रकार से पहले उठापटक वॉलेटिलिटी हो रही थी वहां पर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण आया है, और उसका अंदेशा हमें मिलता है इंडिया विक्स की तरफ से। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा इंडिया विक्स 15, 16 के पार, 17 के पास गई थी, 16-17 के पार भी गई थी। लेकिन उसके पश्चात क्योंकि बिकवाली में थोड़ी बहुत कमी आई है खास करके विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, उसके कारण इंडिया विक्स ने भी नीचे की तरफ के दायरे किए हैं। आज सुबह जब मैं इंडिया विक्स का स्तर देख रहा था तो इंडिया विक्स करीबन 13.60 पर कामकाज कर रहा था और 1.50% की बढ़त थी। बाकी दिनों की, हफ्तों की या महीनों की तुलना में ये एक अच्छा और सकारात्मक स्तर है। अगर हम 13, 12.5 और 12 के आसपास आ जाते हैं इंडिया विक्स में तो ये भी और एक बहुत बड़ा सहारा देगा बाजार में स्थिरता लाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो दायरा बताया था पिछले कुछ हफ्तों में वो बनाए रखा है बाजार ने, और हम ये भी अनुमान करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में बिकवाली कम होती है विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए, स्थानीय मार्केट के जो निवेशक हैं वो खरीदारी करते हैं तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आएगी, स्थिरता बाजार में आएगी, और वो संभवतः ये बता रही है कि जो दायरा है बाजार का वो थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में रहेगा। तो वो दायरा क्या है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। निफ्टी स्पॉट 22,200 और 22,300 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 22,550, 22,600 अगर हम निर्णायक तरीके से टिक पाते हैं या उसके आसपास पहुंच जाते हैं तो 22,700 और 23,000 ये ऊपर की तरफ के 2 स्तर हैं जहां पर नजर बनी रहेगी। इस प्रकार के माहौल में दोस्तों अगर आप कारोबारी हैं तो हमारी नम्र विनती होगी कि आप अपने मुनाफे के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा बहुत सीमित रखें, क्योंकि अभी भी बाजार में अनिश्चितता का वातावरण है।
जितना हो सके, अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं या आप ट्रेडर हैं, तो आप हो सके उतना आप मुनाफा समेटते जाएं। और खास करके जहां तक स्टॉप लॉसेस का सवाल है, तो वो सिस्टम में डाल करके रखें, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बाजार में आपको सामना करना पड़ेगा अनिश्चितता का, और फिर ऐसी परिस्थिति में अगर मुनाफे वाले सौदे भी होंगे तो वो भी वो नुकसान में तब्दील हो जाएंगे, अगर आपने सिस्टम में अपने स्टॉप लॉसेस डाल के नहीं रखे। जहां तक निवेशकों का सवाल है दोस्तों, तो हमारा मानना ये है कि हमने राय दी थी कुछ हफ्तों पहले, बाजार का निचला स्तर कहां तक जा सकता है। तो दो स्तर हमने बताए थे पिछले हफ्तों में, 22,000 और 21,800। इस महीने में 22,000 का स्तर देखा, वहां से फिर हम उभरे, 22,500 के ऊपर भी गए, और फिर थोड़ा बहुत मुनाफे वसूली आई, इसलिए हम थोड़ा बहुत नीचे की तरफ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थिति रही और हम यहाँ पर टिक गए दोस्तों, तो पहले तो एक अच्छी खासी बुनियाद बनने का प्रयास होगा, और उसके पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। ये एकदम से बाजार वी शेप रिकवरी आपको नहीं देगी, ये एक सीढ़ी की तरह आपको धीरे धीरे करके ऊपर जाती हुई नजर आएगी। कुछ दिन ऊपर जाएंगे, कुछ दिन मुनाफा वसूली की सपेट में आएंगे, लेकिन ऐसा दिन हमें नहीं लग रहा है कि अब बार बार आपको दिखने मिलेगा जहां पर शुरुआत बहुत ही ऊपर की तरफ होती है और फिर आधे एक घंटे में ही बाजार के शुरुआत में हम बिकवाली की चपेट में आ जाते हैं, या फिर गिरावट निचले स्तर पर होती है, दोपहर तक ऊपर जाते हैं और बाजार बंद होते तक वापस नीचे आते हैं। उस प्रकार का जो बाजार का बिहेवियर है, अंदाज जो है, वो अब थोड़ा कम देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम देखने मिलेगा। प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप निवेशक बने। कारोबार में आप बना सकते हैं मुनाफा, लेकिन इतिहास कहता है कि ज्यादातर लोगों को तो नुकसान ही होता है अगर आप कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। निवेशक बनने में ही मेरे ख्याल से हमारे विचारधारा में एक बहुत बड़ी सकारात्मक परिस्थिति उभर करके आएगी। और उस तर्क के आधार पर हम जब भी आपसे जुड़ते हैं हर हफ्ते सोमवार को, तो दो विकल्प आपके सामने रखते हैं। आज भी हमने दो विकल्प के, दो क्षेत्र के कंपनियों का चयन किया है। एक है ऊर्जा उत्पादन से, ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई कंपनी, सरकारी कंपनी है। इस कंपनी की क्षमता वितरीकरण में बहुत बड़ी है पूर्ण भारतवर्ष में। कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। जिस प्रकार से विस्तार योजनाएं हो रही है ऊर्जा उत्पादन में, सरकार की तरफ से बार बार बयान आए हैं क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के। इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने न्यूक्लियर पावर का भी घोषणा की है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके ऊर्जा क्षेत्र एक सकारात्मक क्षेत्र उभर करके आएगा, ऐसा हमारा मानना है, अगर आपके पास लंबी अवधि की विचारधारा है निवेश की। और इस कंपनी की करीबन 70-75% के आसपास की डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड लाइंस है पूरे भारतवर्ष में, और जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो इस कंपनी का भी कामकाज जो है वो अनिवार्य होगा कामकाज में लागू होना। लक्ष्यांक के रूप में 355 के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं। अगर नतीजे अच्छे आए तो ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। दूसरी कंपनी है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी। हालांकि जीवन बीमा क्षेत्र ने इतना कुछ रुझान दिया नहीं है बाजार में, लेकिन हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कंपनी का नाम है, जीवन बीमा से जुड़ी हुई जो कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। लक्ष्यांक 1,750 के आसपास अनुमानित है। यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि धीरे धीरे करके जो सुधार की हमें उम्मीद है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों की आमदनी में, अगर वो सकारात्मक आता है, अनुमान से बेहतर आता है, तो यहाँ पर भी लक्ष्यांक में जो है वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन निर्भर होगा किस प्रकार के नतीजे आते हैं। अब हमें अनुमान क्यों है कि जीवन बीमा अच्छा करेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों में अब वो जागरूकता आ रही है कि हमें इंश्योरेंस बीमा लेना चाहिए। अगर भगवान ना करे आपके साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है, अगर आपने जीवन बीमा लिया है और एक अच्छा सा सम एश्योर करके लिया है, तो आपके परिवार के पास कुछ सहारा होगा निर्भर होने के लिए। ये परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या था, टैक्स बचाने के लिए लोग जीवन बीमा लेते थे, लेकिन अब कोविड के पश्चात खास करके लोगों की विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और टर्म इंश्योरेंस काफी सारे लोग रहे, खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। तो अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि जीवन बीमा में अब परिवर्तन होगा, जिस प्रकार से हमने जीवन बीमा की रन रेट होती है, खास करके आखिरी 3 महीने जो वित्तीय वर्ष के होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने में जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन नया प्रीमियम कलेक्शन भी उतना ही हो जाता है। आने वाले समय में यहाँ पर ऐसा ही सुधार होगा, ऐसा हमारा अनुमान है।
इसी विचारधारा पर हमने ये दोनों कंपनियों का चयन किया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इतना ध्यान रखें दोस्तों कि ये आजकल परसों 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए नहीं है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम निवेश लायक की राय दे रहे हैं। इसके लिए अनिवार्य होगा कि आपके लिए 12, 16, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा हो। जितना ज्यादा लंबा समय, उतना ज्यादा बेहतर मुनाफा कमाने के अनुमान हमें नजर आते हैं। पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत कीजिए एक छोटे मोटे तौर पर, और जब भी गिरावट आती है बाजार में, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है, तो आपको लाभ मिलेगा इन सब कंपनियों में धीरे धीरे करके और जोड़ने के लिए। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। अगले सोमवार को आपसे फिर मिलूंगा। तब के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।